Hello friends, welcome once again to my videos on geography for class 9th of NCERT textbooks. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 जिसका कि टाइटल है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, तो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड सभी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी बुक में चैप्टर के साथ जो एक्सरसाइज दी है उसमें दिए गए क्वेश्चंस के अलावा हैं, चैप्टर से ही रिलेटेड है, लेकिन एक्सरसाइज के एडिशनल क्वेश्चंस हैं ये। तो मैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। इन सभी आंसर्स को मैंने ज़रूरत के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज लिखा हुआ है और साथ ही साथ हर एक आंसर के कीवर्ड्स को भी मैंने बोल्ड किया हुआ है। मेरे ऐसा करने से आपको हर एक आंसर को समझने और एग्ज़ाम्स में अपने आंसर को लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर मैंने आंसर को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं? सो द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ इंक्लूड माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, आइलैंड्स। ये सब अर्थ के फिजिकल फीचर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग क्या होती है? सो वेदरिंग इज कॉज्ड बाय द वियरिंग अवे और चेंज इन द अपीयरेंस और टेक्सचर बाय लॉन्ग एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर। तो अगर किसी चीज़ को बहुत समय तक हम एटमॉस्फेयर से एक्सपोज कर देंगे, एटमॉस्फेयर में वो खुली रहेगी, तो उसके अपीयरेंस में या उसके टेक्सचर में चेंज आ जाता है, जिसको हम वेदरिंग कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अरावली हिल्स का है। अरावली हिल्स जो हैं वो दे आर सपोज टू बी द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। तो समय के साथ साथ वो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होती रहीं, जिसके कारण से उनमें घिसावट आती रही। तो अगर आप कंपेयर करेंगे अरावली हिल्स को हिमालयाज़ के साथ में, तो हिमालयाज़ आर कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन्स। तो हिमालय की हाइट बहुत ज़्यादा है, जबकि अरावली हिल्स की हाइट कम है हिमालय से। क्यों? क्योंकि वो घिसती चली गई, उनके ऊपर बारिश का पानी पड़ा, हवा चली, उनके ऊपर की जो सरफेस थी वो वियर अवे करती चली गई। हिमालय की जो उसकी जो चोटियाँ हैं, उसकी जो पीक्स हैं, वो काफ़ी नुकीली हैं। इन कंपैरिजन टू हिमालय, अरावली हिल्स की जो चोटियाँ हैं काफ़ी फ्लैट हैं वो। तो ये वियरिंग अवे हो गया है, दिस इज़ कॉल्ड वेदरिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्रेकिंग डाउन ऑफ और डिजॉल्विंग ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वाटर, आइस, एसिड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, टेम्परेचर्स आर एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। इन सब के कारण भी वेदरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इरोजन। इरोजन क्या कहलाता है? The erosion is the process by which surface of the earth is worn away by the action of water, glaciers, winds, waves, etc. यानी कि इरोजन एक वो प्रोसेस है जिसके कारण से अर्थ की सरफेस जो है वो वेयर अवे कर जाती है। ये वाटर के कारण भी हो सकता है, ग्लेशियर या विंड्स के कारण भी हो सकता है, जैसे कि सॉइल इरोजन होता है। अब हम जानते हैं कि हिल्स पर सॉइल इरोजन, हिल्स में जब बारिशें होती हैं तो उसके कारण से हिल्स की मिट्टी बह करके नीचे रिवर्स के साथ में आ जाती है। तो वो क्या हो रहा है? वो सॉइल इरोजन हो रहा है। अब वो जो सरफेस जो मिट्टी जो नीचे बह के आई है वो जमा हो जाती है एक जगह पर, सेडिमेंटेशन हो जाता है, जिसके कारण से हमने देखा कि नॉर्दर्न प्लेन्स बने हुए हैं। तो ये इरोजन का एक एग्जांपल है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है व्हाट इज डिपोजिशन। सो डिपोजिशन रेफर्स टू द सेटलिंग डाउन ऑफ सेडिमेंट ब्रॉट डाउन बाय द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जब वो हिल्स पर होती हैं तो बहुत फास्ट बहती हैं, अपने साथ में मिट्टी बहा करके ले आती हैं। लेकिन जब ये जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये जब नीचे आती हैं प्लेन्स में, तो ये स्लो हो जाती हैं और उसके साथ में जो वो अपने साथ में जो वो सेडिमेंट लेके आती हैं, जो मिट्टी लेकर के आती हैं, वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड क्या है? सो गोंडवाना लैंड वाज द सदर्न पार्ट ऑफ द एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। अब जैसे कि हमने अपने चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि पेंजिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। जितने भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब एक ही लैंड मास का पार्ट थे, तो वो पेंजिया कहलाता था।
लेकिन धीरे धीरे जो कन्वेक्शनल करंट्स के कारण से ये सब पार्ट जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो थी वो एक दूसरे से अलग होती चली गई, और जो उसका साउदर्न पार्ट था वो अलग हो गया, जिसको कि गोंडवाना लैंड कहते हैं। इसके जो नॉर्दर्न पार्ट है जिससे कि अंटार्कटिका बना हुआ है, उसको हम अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कैसे अलग हो गई? द कन्वेक्शनल करेंट्स स्प्लिट द अर्थ्स क्रस्ट इनटू मैनी पीसेस, यानी कि कन्वेक्शनल करेंट्स के कारण से अर्थ की क्रस्ट बहुत सारे पीसेस में बट गई। दिस लेड टू द सेपरेशन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट फ्रॉम द गोंडवाना लैंड एंड ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। तो इस कन्वेक्शनल करंट का मतलब है कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो एक दूसरे से दूर चली जाती है। तो जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट थी, लेकिन वो टूट के अलग हो गई गोंडवाना लैंड से और नॉर्थ की तरफ बढ़ी। तो नॉर्थ की तरफ बढ़ने से इसके एशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट्स बने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रीजन वाइज डिवीजन ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट चलें तो उस तरह से हमारे हिमालयाज का डिवीजन किस तरह से है? सो द रीजन वाइज डिवीजन ऑफ द हिमालयाज वेस्ट टू ईस्ट इज़ डिमार्केटेड बाय द रिवर वैलीज़। जो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं हिमालयाज़ में तो हमने उसको रिवर वैलीज़ के द्वारा डिमार्केट किया हुआ है। रिवर वैलीज़ हिमालयाज़ को अलग अलग करती हैं। अब अगर हम सबसे पहले वेस्ट की बात करें तो सबसे वेस्ट में इंडस रिवर है। इंडस के बाद में फिर और थोड़ा सा ईस्ट में चलेंगे तो सतलुज आ जाती है। सो इंडस और सतलुज रिवर के बीच का जो एरिया है उसको हम पंजाब हिमालय या कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और ईस्ट में आते हैं तो सतलुज के बाद में काली रिवर आती है। तो सतलुज और काली रिवर के बीच का जो एरिया है उसको हम कुमाऊं हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं। अब हम और ईस्ट में चले तो उसके बाद काली के बाद तीस्ता रिवर आती है। काली और तीस्ता रिवर के बीच का जो एरिया है उसको नेपाल हिमालयाज़ कहते हैं। और उसके बाद में जब हम ईस्टर्न मोस्ट में चले जाते हैं तो तीस्ता के बाद में दिहांग रिवर आती है। और तो इस तरह तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच का जो एरिया है उसको हम असम हिमालयाज़ कहते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे हिमालय के जो सबसे वेस्ट में रिवर है वो तो इंडस रिवर है, और सबसे ईस्ट में जो रिवर है उसका नाम है दिहांग रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरी इज ए फ्रेश वाटर स्ट्रीम विच फ्लोज इनटू ए लार्ज स्ट्रीम और रिवर। अब जो ट्रिब्यूटरी है वो एक फ्रेश वाटर स्ट्रीम होती है जो कि किसी बड़ी रिवर में जाके मिल जाती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे इंडस रिवर है, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि बहुत सारी रिवर्स का पानी इंडस रिवर में आके मिल जाता है। ये कौन कौन सी रिवर्स हैं जो कि अल्टीमेटली इंडस में मिल जाती हैं? ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सो ऑल दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो ट्रिब्यूटरीज का जस्ट अपोजिट होती हैं। इसमें क्या होता है? इन देयर लोअर कोर्स द रिवर्स स्प्लिट इनटू वेरियस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। अब जैसे जैसे रिवर्स हिल से नीचे आती हैं और आगे बढ़ती चली आती हैं तो उनकी स्पीड कम होती चली आती है, और वो उनके जो पानी के अंदर जो रिवर होती है उसमें सिल्ट जमा हो जाती है। अब जब सिल्ट जमा हो जाती है तो वाटर डिवाइड हो जाता है, अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो जाता है। तो जो अलग अलग चैनल्स होते हैं उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा है हुगली रिवर। हुगली रिवर जो है दिस इज़ ए डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। What is the riverine island? How it is formed? Riverine island क्या होता है, ये कैसे बनता है? The riverine island is a landmass formed within a river. ये riverine island जो है वो एक लैंड मास है जो कि रिवर के ही बीच में बन जाता है कहीं ना कहीं। ये क्यों बनता है? The velocity of the river decreases in the lower course due to the gentle slope. This causes formation of riverine islands. अब जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे जैसे रिवर हिल से नीचे उतरती चली आती है, आगे बढ़ती चली आती है, तो उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होती चली आती है। तो बीच बीच में कहीं कहीं पे कुछ कुछ आइलैंड्स जो हैं, कुछ कुछ लैंड मास जो हैं वो बीच में निकल आते हैं, तो इनको हम रिवराइन आइलैंड कहते हैं। रिवराइन आइलैंड का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो माजुली है। माजुली जो है वो एक रिवराइन आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में बना हुआ है, और कहते हैं कि दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेक्कन ट्रैप? डेक्कन ट्रैप क्या है? आंसर इज द ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज नोन एज द डेक्कन ट्रैप। यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो ब्लैक सॉइल वाला एरिया है उसको हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। अब इसमें क्या खास बात है, दैट दिस डेक्कन ट्रैप इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन एंड देयरफॉर द रॉक्स आर इग्नियस। अब ये जो एरिया है यहाँ पे वोल्केनिक हुआ करता था, तो वोल्केनों की वजह से यहाँ की जो रॉक्स हैं वो इग्नियस रॉक बनी यहाँ पर। अब ये जो इग्नियस रॉक्स हैं ये धीरे धीरे डिन्यूट कर गई, यानी कि घिसती चली गई, और उनके ऊपर की जो सरफेस है वो धीरे धीरे अर्थ में मिलती चली गई। तो अब जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो थोड़ी सी उनका डार्क कलर होता है, उनमें केमिकल्स बहुत सारे होते हैं, तो जिसके कारण से जो आसपास की अर्थ है, जो अर्थ की सरफेस है वो ब्लैक हो गई, और इसलिए वहाँ का जितनी भी सॉइल है वो ब्लैक हो जाती है। वेयर आर द अरावली हिल्स लोकेटेड? अरावली हिल्स कहाँ पर हैं? द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अरावली हिल्स जो हैं वो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू के मार्जिन पर पाई जाती हैं। ये जो हैं ये गुजरात से दिल्ली के बीच में इनका एक्सटेंट है। दे आर हाईली इरोडेड एंड दे आर फाउंड इन ब्रोकन हिल्स। ये काफ़ी इरोड हो गई हैं, काफ़ी घिस गई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अरावली हिल्स आर सपोज टू बी द ओल्डेस्ट हिल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब घिसते चले गए, समय के साथ साथ टूटते चले गए। इनका जो बेस्ट एग्जांपल है वो माउंट आबू जो हिल स्टेशन है राजस्थान में, दैट इज़ सिचुएटेड इन द अरावली हिल्स ओनली। तो ये अरावली हिल्स के बारे में हमने पढ़ा। 13th क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। कोस्टल प्लेन्स के बारे में हमें बताना है। सो कोस्टल प्लेन्स आर द नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स दैट फ्लैंक द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड्स। जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स हैं, कोस्टल पट्टियाँ हैं, जो कि हमारे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड्स में हैं। अगर हम वेस्ट कोस्ट प्लेन्स की बात करते हैं, सो द वेस्ट कोस्ट इज़ ए नैरो प्लेन एंड इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। वेस्टर्न कोस्ट के हमारे 3 सेक्शंस में हैं। सबसे नॉर्थ में जो है, सबसे ऊपर जो है, उसको हम कोंकण के नाम से जानते हैं। ये जो मुंबई और गोवा वाला जो रीजन है इसको हम कोंकण रीजन बोलते हैं। यहाँ की लैंग्वेज भी कोंकणी है। थोड़ा सा नीचे जब हम साउथ की तरफ आते हैं तो जो सेंट्रल स्ट्रेच है उसको हम कन्नड़ प्लेन कहते हैं, और जब हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं साउथ में तो उस स्ट्रेच को हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो ईस्ट कोस्ट प्लेन्स हैं दे रन अलोंग द बे ऑफ बंगाल एंड दे आर वेरी वाइड एंड लेवल। नॉर्थ में अगर हम बात करें, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं मतलब नॉर्थ में जो ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स हैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा, उसको हम नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं। और जैसे जैसे हम साउथ में आते चले जाते हैं, यानी कि हम तमिलनाडु की तरफ आते चले जाते हैं, तो उन प्लेन्स को हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। चिल्का लेक, द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। And next question is how each physiographic region of India complements each other from its uniqueness। यानी कि इंडिया का जो भी जितने भी हमारे फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं वो एक दूसरे को अपनी यूनिकनेस के द्वारा किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो द आंसर इज ईच फिजियोग्राफिक रीजन कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो हर एक जो हमारा फिजियोग्राफिक रीजन है वो एक दूसरे रीजन को कॉम्प्लीमेंट करता है। हर एक में अपनी अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हर एक के अपने अलग अलग फीचर्स हैं, और वो हर एक के फीचर्स बाकियों के फीचर्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फिजियोग्राफिक रीजन है वो हमारे माउंटेन्स हैं। दीज माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान में जो ज़्यादातर मैक्सिमम जो वाटर है वो हमारे माउंटेन से ही की रिवर्स के ही द्वारा जाता है। उसके बाद में हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स आर सपोज टू बी द ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री एंड दे फीड मेजर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री।
अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसमें हमारे पंजाब है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है या हरियाणा है, तो यहाँ के जो प्लेन्स हैं वो मैक्सिमम ग्रेन्स यहीं पर पैदा होते हैं, तो इसलिए हम इसको ग्रीनरी ऑफ द कंट्री भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं प्लेचू के बारे में। तो प्लेचूज आर सपोज टू बी द स्टोर हाउसेस ऑफ मिनरल्स एंड दे प्ले मेजर रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब अगर हम प्लेचू की बात करते हैं तो हमारा जो झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, एमपी है, ये सब जो पार्ट है जहाँ पे कि प्लेचू है, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए हमारी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, कोल इंडस्ट्रीज़ हैं, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब उन्हीं जगहों पर पाई जाती हैं। जमशेदपुर है, वहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर बोकारो स्टील प्लांट है, या फिर भिलाई स्टील प्लांट हैं। तो ये सब जो प्लांट्स हैं ये सब इसी एरिया में यानी कि प्लेचू वाले एरिया में ही पाए जाते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आता है, फिफ्थ पॉइंट है, द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड पोर्ट फैसिलिटीज़ विच आर क्रूशियल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। अब अगर हम अपने कोस्टल रीजन्स की बात करते हैं या अपने आइलैंड्स की बात करते हैं तो ये हमको पोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, और हम जानते हैं कि जो भी हमारे पोर्ट्स हैं, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो हर एक रीजन अपने आप में कंप्लीट नहीं है, लेकिन दूसरा रीजन उसको मदद करता है, सब एक दूसरे को मदद करते हैं, सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और इस तरीके से ये अपनी कंट्री को एक रिच कंट्री का फॉर्म देते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपके साथ में आपके इस चैप्टर के जो भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस मैं फॉर्म कर सकता हूँ इस चैप्टर से, उनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, एंड आई होप दैट ये सब क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।